ठीक है, आज डिस्कस करते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा डिस्कवरी और इसका जो बायोसिंथेटिक जो भी मैकेनिज्म है थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर डिस्कवरी की बात करें, फ्रेडरिक टी एटिकट नाम का एक साइंटिस्ट एंड उसके जो कॉलीग्स था उन्होंने डिस्कवरी किया था बेसिकली एब्सिसिक एसिड को। इनिशियली इसका नाम जो था एब्सिसिक एसिड नहीं था, स्टार्टिंग में इसका बहुत सारे अलग अलग नाम रखा गया, जैसे कि डॉर्मिन था। ठीक है, उन्होंने देखा था कि कुछ प्लांट के अंदर ये जो एसिड था एब्सिसिक एसिड वो डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, डॉर्मेंसी को कंटिन्यू मेंटेन कर रहा था, तो उन्होंने नाम रख दिया डॉर्मिन। कुछ प्लांट के अंदर देखा कि वो ग्रोथ जो है ओवरऑल ग्रोथ की इनहिबिटर की तरह काम कर रहा था, तो उन्होंने नाम रख दिया इनहिबिटर बी। ठीक है, कुछ प्लांट के अंदर देखा कि जो लीफ के अंदर एब्सेशन है, मतलब लीफ का जो झरना है उसको प्रमोट कर रहा था, तो उन्होंने नाम रख दिया एब्सिसिन, एब्सिसिन 2। ये सारे जो नाम रखा गया था वो अलग अलग प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और अलग अलग नाम जैसे कि होता है ना कोड नेम जैसा रखा गया था। ठीक है, और बाद में जब इसको डिस्कवर किया गया, फाइनली आइडेंटिफाई किया गया, तो देखा कि जो सारे के सारे नाम यहाँ पर रखा गया डॉर्मिन, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन, वो सारा एक ही हार्मोन है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेसिक फैक्ट्स है डिस्कवरी की। एक और बात, जो एब्सिसिक एसिड है, जैसे कि देखोगे जिबरेलिन होता है, ठीक है, फिर ऑक्सिन, फिर साइटोकाइनिन, इन तीनों हार्मोन की बहुत सारे सब टाइप्स होता है। सब टाइप का मतलब इसका डेरिवेटिव्स होता है। जिबरेलिन के अंदर बहुत सारे 20-25 डेरिवेटिव होता है, GA1, GA2, GA3, ये तीनों मेजर होता है। ठीक है, ऑक्सिन के अंदर भी बहुत सारे इसकी टाइप्स होता है, डेरिवेटिव्स होता है। साइटोकाइनिन के अंदर भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स देखने को मिलता है, पर जिबरेलिन इज द ओनली हार्मोन दैट हैज नो सब टाइप एंड इट एग्जिस्ट सिंगली। ओके, अब बात करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस की। बायोसिंथेसिस नॉर्मली एज इट इज लाइक एनी अदर हार्मोन, कोई भी ग्रोइंग पार्ट्स के अंदर जिसके अंदर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो पार्ट्स ग्रोइंग हो, जिसके अंदर ग्रोइंग कंटिन्यू सेल डिवाइडिंग नेचर हो, उसके अराउंडिंग रीजन में और उसी एरिया में एब्सिसिक एसिड का बायोसिंथेसिस होता है। एक केमिकल है जो प्रिकर्सर की तरह काम करता है। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रिकर्सर क्या होता है। प्रिकर्सर इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल और द कोर मॉलिक्यूल फ्रॉम व्हिच अ बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म स्टार्ट। सो बेसिकली एक कंपाउंड है IPP जिसका नाम है, इसको हम कहते हैं आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट। ये प्रिकर्सर कंपाउंड है, ठीक है, और आगे इसी कंपाउंड से धीरे धीरे एब्सिसिक एसिड का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, वो डिस्कवरी का मैकेनिज्म सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का नाम इंपॉर्टेंट। आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड का जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं स्टोमेटल क्लोजर की। स्टोमेटल क्लोजर में क्या होता है, जबकि एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जैसे कि एक्सट्रीम एरिड रीजन या ड्राई रीजन जो होता है, वहाँ पर वाटर की स्कर्सिटी होता है, पानी की खपत होती है, और उस खपत की वजह से जो प्लांट है उसके अंदर स्टोमाटा जो होता है वो स्टोमाटा को क्लोज कर दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि जो डेजर्ट प्लांट्स होता है उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है टू प्रिजर्व द वाटर, लाइक एक्सट्रीम लाइक वेरी थिक कोटिंग ऑफ क्यूटिकल। फिर जो उसकी लीफ होती है वो लीफ थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही स्टोमाटल क्लोजर इज अ फिनोमेना विच ऑब्जर्व इन एरिड रीजन प्लांट्स और एक्सट्रीम ड्राई रीजन और इन एक्सट्रीम कंडीशन, बेसिकली इन ड्राइनेस कंडीशन।
तो पानी को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, पानी को बचाने के लिए ये मैकेनिज्म अडॉप्ट होता है। और ये मैकेनिज्म में एब्सिसिक एसिड जो होता है रोल प्ले करता है। क्या करता है एब्सिसिक एसिड? हम लोगों ने देखा था ना, जब स्टोमाटा क्लोजर होता है, जब स्टोमाटा ओपन होता है, जो स्टोमाटा होता है ना, गार्ड सेल जो होता है, गार्ड सेल के अंदर जो स्टोमाटल पोर होता है, वो स्टोमाटल पोर जब ओपन होता है तो उसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है और थोड़ा बहुत वाटर वेपर, दैट मीन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसकी एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो अगर स्टोमाटा क्लोज रहेगी तो वाटर और गैस की एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल गार्ड सेल होता है उसकी जो ओपनिंग होता है, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में ABA के नाम से भी जानते हैं, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एक्सट्रीम कंडीशन में पानी को बचाने के लिए ये जो स्टोमाटल पोर होता है ना, इसको क्लोज कर देता है। अब स्टोमाटल पोर क्लोज कब होगा? जब गार्ड सेल के अंदर, ये जो सेल होता है इसको हम गार्ड सेल कहते हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब स्टोमाटा क्लोज कब होगा? दैट मीन गार्ड सेल के अंदर जब टर्जर प्रेशर मतलब पानी की जो बैलेंस है, जब वो कम हो जाएगी तब गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा। दैट मीन स्टोमाटल पोर जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा, तब क्या चेंजेस होगी? जब टर्जर प्रेशर डाउन होता है, डिक्रीज होता है, तब क्या चेंजेस देखने को मिलता है? जब टर्जर प्रेशर कम होता है तो बेसिकली बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम आयन जो होता है ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, बाहर चले जाता है, इसका इफ्लक्स हो जाता है और ये साथ में कुछ अपना नेगेटिव आयन जो होता है, एनायंस जो होता है, उसको भी लेके जाता है। फॉर एग्जांपल मैलेट हो गया, ठीक है, क्लोराइड आयन हो गया, इसको भी वो बाहर लेके चला जाता है। तो ये सारे नेगेटिव आयंस होता है। ठीक है, तो अब जो सेल के अंदर जो वैक्यूम, दैट मीन जो आयन डिफिशियंसी क्रिएट होता है, उसको मेंटेन करने के लिए कौन आएगा? इसको मेंटेन करने के लिए आता है कैल्शियम। सेल के अंदर जो आयन वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए कौन आएगा? कैल्शियम आयन आएगा, क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम, मैलेट एंड क्लोराइड वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, टर्जर प्रेशर काफ़ी नीचे जा चुका है, कोई तो चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, तो कैल्शियम आयन आता है यहाँ पर। और कैल्शियम आयन हम लोग को पता है दो मेकनिज्म से यहाँ पर कैल्शियम आयन इस प्रोसेस को बैलेंस करता है। एक, या तो जो मिनरल्स होता है जाइलम के थ्रू ऑलरेडी प्लांट रूट एब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है, उसको लेके प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। कुछ मैकेनिज्म होता है, कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है। और एक दूसरा मैकेनिज्म होता है जो कि हमारा सेल होता है, प्लांट सेल भी होता है, उसके अंदर ईयर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें से जो SER होता है, ठीक है, जो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर कैल्शियम का रेगुलेशन भी होता है। ठीक है, तो वो सेल के अंदर इंटरनली भी कैल्शियम को इंक्रीज करता है और वो कैल्शियम आगे चल के जो आयन की बैलेंस और कमी होती है उसको मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट, रूट एंड शूट की ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट की डिस्कशन होगी अब, रूट एंड शूट की ग्रोथ। ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर रूट मतलब अगर एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर पोटेंशियल कम होती है, तो ये दोनों फैक्टर जो होता है, इथिलीन हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको डिक्रीज करता है, और इसके रिजल्ट के चलते और एज ए रिजल्ट ऑफ इट रूट की जो ग्रोथ होती है वो प्रोमोट होती है, रूट की ग्रोथ जो होती है वो एनहांस होती है। ठीक है, अगर एब्सिसिक एसिड ज़्यादा होती है और वाटर पोटेंशियल कम होती है तो दोनों मिलके इथिलीन हार्मोन का मात्रा डाउन कर देता है, और इथिलीन हार्मोन का मात्रा डाउन होते ही रूट की जो ग्रोथ होती है वो प्रोमोट होती है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्योर वाटर का जो कोहेशन एनर्जी होता है उसी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर के लिए 100 मान के चलते हैं, जैसे ही वाटर के अंदर, और 1 या तो 1 यूनिट या तो 100% मान के चलते हैं। तो जैसे ही पानी के अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होता है, जैसे कि मान लो
कि हम पानी के अंदर शुगर ऐड कर दिए, सोडियम क्लोराइड दैट मीन टेबल सॉल्ट ऐड कर दिया, तो पानी के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होता है दैट मीन जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की जो अवेलेबिलिटी होता है वो कम हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल देन बाउंड फॉर्म में होता है कि इसके साथ जो इम्प्योरिटीज ऐड किया गया उसके साथ, तो इसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, जो प्योर वाटर के लिए हम इंडिकेट करते हैं। और जैसे यहाँ पर एब्सिसिक एसिड का लेवल कम होगा, फिर वो जो शूट की जो मैकेनिज्म दैट मीन स्टेम की जो ग्रोथ मैकेनिज्म होगा उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, सीड एंड बड डोरमेंसी। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो सीड एंड बड की जो ग्रोथ होता है उसको डोरमेंट दैट मीन उसको इनहिबिट करता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक उसको रोक के रखता है। जब तक उसकी लेवल कम नहीं होता है तब तक सीड एंड बड डोरमेंट कंडीशन में होता है। तो जब भी सीड एंड बड को ग्रो करना होता है ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर जिबरेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड का जो मात्रा हो वो बैलेंस्ड कंडीशन में हो। कभी अगर सीड ज़्यादा देर तक डोरमेंट कंडीशन में होता है तो उसके अंदर जिबरेलिक एसिड अप्लाई किया जाता है कि उसके अंदर डोरमेंसी कंडीशन जो हो वो ब्रेक हो, ठीक है। ध्यान रखना, एब्सिसिक एसिड की जो डोरमेंसी होता है सीड एंड बड के अंदर उसको ब्रेक करने के लिए आर्टिफिशियली जिबरेलिक एसिड का भी एप्लीकेशन किया जाता है। लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस में क्या होता है कि हमने ऑलरेडी देखा था कि इथिलीन जो हार्मोन होता है वो बेसिकली फ्रूट लीफ फ्लावर इसके अंदर सेनेसेंस दैट मीन एजिंग का जो मैकेनिज्म है उसको प्रोमोट करता है, ठीक है। तो एक होता है इथिलीन हार्मोन के द्वारा, वो नेचुरली होता है, और जब स्कर्ट सिचुएशन हो, जब पानी की कमी हो, जब न्यूट्रिशन और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए चाहिए उसकी कमी हो, तभी प्लांट्स को अपना जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है जैसे कि लीफ फ्रूट बर्ड्स होता है उसको कम करना होता है, उसको नंबर रिड्यूस करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए लीफ जितना प्रेजेंट होता है उसको सेनेस दैट मीन उसको एजिंग करके उसको ड्रॉप ऑफ करना होता है प्लांट से। तो इसीलिए जो सेनेसेंस दैट मीन जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको भी प्रमोट करता है। एब्सिशन इन लीव्स, हमने देखा था कि कोई भी लीफ, ठीक है, कोई भी लीफ के अंदर एक एब्सिशन लेयर होता है, जब उसके अंदर सफिशिएंटली एब्सिसिक एसिड का मात्रा इंक्रीज होता है वो लीफ झड़ जाता है, ठीक है। बेसिकली एब्सिशन एंड सेनेसेंस दे आर क्वाइट इंटर रिलेटेड टर्म्स। एब्सिशन की वजह से सेनेसेंस आता है ये भी जान लो, ठीक है। एब्सिशन दैट मीन एब्सिसिक एसिड का मात्रा अगर इंक्रीज होता है देन इट ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस। और ये बेसिकली देखने को मिलता है एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पर पानी और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो भी प्लांट की सर्वाइवल के लिए चाहिए उसकी कमी होती है, तब ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एनहांस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। जब एक्सट्रीम कंडीशन में जब पानी नहीं मिलता है, ठीक है, तब रूट के अंदर जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है दैट मीन विदाउट लेस रेजिस्टेंस, मतलब कम रेजिस्टेंस के थ्रू पानी की जो स्मूथ मूवमेंट होता है, स्मूथ फ्लो होता है पानी का, उसको प्रोमोट करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। और एक और मैकेनिज्म होता है विविपेरी। विविपेरी में क्या होता है कि जो भी मैंग्रोव रीजन में, ठीक है, जहाँ पर जो भी प्लांट होता है, ठीक है, मैंग्रोव प्लांट बेसिकली जो सॉल्टी वाटर में, सी वाटर में ग्रो करता है। बेसिकली सी वाटर के अंदर क्या देखने को मिलता है? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। और कोई भी जर्मिनेटिंग सीड होता है तो उसको इनिशियली कोई भी सीड की जब जर्मिनेशन होता है दैट मीन उसकी कॉटिलेडन से जब धीरे धीरे हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल दैट मीन रूट एंड शूट की जब ग्रोथ होती है तब उसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर। बट अगर नेचुरल जर्मिनेशन कहाँ होता है? नेचुरल जर्मिनेशन अगर कोई भी प्लांट के लिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो वो सॉइल के नीचे होता है। बट मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ पर होती है उसके अंदर पानी में ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है। तो उसको सर्वाइवल के लिए उसकी जो जर्मिनेशन होता है वो फ्रूट्स के अंदर दैट मीन प्लांट्स के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर उसका जर्मिनेशन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा मैच्योर होके वो धीरे धीरे मड के अंदर उसका ड्रॉप ऑफ होता है और मड के अंदर उसका एंट्री होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसको हम कहते हैं विविपेरी। और विविपेरी के चलते क्या होता है कि जो भी जर्मिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो उसका एक नाम भी है, प्रीकोसियस जर्मिनेशन भी हम कहते हैं उसको। फिलहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली इतना जान लो विविपेरी जो होता है वो मैंग्रोव के लिए, वो मैंग्रोव रीजन में देखने को जो भी प्लांट होता है, ठीक है, मैंग्रोव रीजन में लो
ऑक्सीजन इन सी वाटर, लो ऑक्सीजन कंडीशन में, ठीक है, देखने को मिलता है। तो ये इसमें जो मैकेनिज्म होता है, प्रीमैच्योरेशन ऑफ सीड, और कह सकते हो कि प्लांट के अंदर ही, और प्लांट के मतलब प्लांट के ऊपर ही जो सीड होता है उसकी जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन अबाउट एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चलो, आई होप कि ये तुम लोग को समझ में आया।